रियल नेम अलेक्जेंड्रा केसिस, डार्क वेब नेम अल्फा-O2। दुनिया की सबसे बड़ी डार्क मार्केट प्लेस अल्फाबे, जहां दुनिया भर की हर इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ड्रग्स, वेपन, स्टोलन आइडेंटिटीज, स्टोलन बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मालवर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड अब्यूज़ के मुतालिक डाटा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट्स। यहाँ इन दुनिया की तमाम इलीगल चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग का काम किया जाता है। इस डार्क मार्केट प्लेस अल्फाबे के पीछे मास्टरमाइंड था अल्फा-O2 और यही था इस डार्क मार्केट प्लेस का फाउंडर। किसी भी इंसान को डार्क वेब तक अप्रोच के लिए एक डार्क ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है। ये ब्राउज़र अपने यूज़र की आइडेंटिटी को अनोनिमस रखने के लिए उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स से गुजारता रहता है, जिससे कोई भी अथॉरिटीज़ इस यूज़र की ना तो लोकेशन जान सकते हैं और ना ही इसकी ट्रू आइडेंटिटी। अल्फा-O2 इस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी डार्क मार्केट प्लेस का किंग बन चुका था और सरप्राइजिंगली अल्फाबे के लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही वो मल्टी मिलियनर भी बन चुका था। अथॉरिटीज़ कभी भी अल्फा-O2 की लोकेशन को ट्रैक करके या अल्फाबे को हैक करके उस तक नहीं पहुंच सकती थी। तो आखिर फिर अथॉरिटीज़ ने कैसे दुनिया की सबसे बड़ी डार्क मार्केट प्लेस अल्फाबे को भी ख़त्म किया और इस डार्क मार्केट प्लेस के फाउंडर अल्फा-O2 को अपना शिकार बनाया, जानेंगे इस वीडियो में। कोई भी आम इंसान डार्क वेब तक अप्रोच नहीं कर सकता। अब तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 6.7% हिस्सा वो लोग हैं जो डार्क वेब तक अप्रोच कर सके हैं। डार्क वेब तक अप्रोच करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्राउज़र टॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्राउज़र यूज़र की ट्रैफिक को टॉर नेटवर्क में मुख्तलिफ किस्म के सर्वर से गुजारता रहता है, जिससे यूज़र की प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोटेक्ट रहती है। डार्क वेब 2000 में लॉन्च हुई थी और 2009 तक को खास पब्लिक की अटेंशन ना हासिल कर सकी और आखिरकार डार्क वेब 2010 में पब्लिक की अटेंशन हासिल करने में कामयाब हुई, जब लोगों को ये जानने को मिलता है कि डार्क वेब पर लोग एनोनिमसली कुछ भी कर सकते हैं। ये जर्नलिस्ट और विसल ब्लोअर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि अब वो ऐसी न्यूज़ भी ब्रेक कर सकते थे जो शायद वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जान का खतरा होने की वजह से पब्लिक को ना दिखा सकते हों। एक तरफ तो डार्क वेब को लोग पॉजिटिवली यूज़ करके इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते थे, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे नेगेटिवली भी यूज़ करने लग गए। डार्क वेब पर क्रिमिनल्स भी अट्रैक्ट होने लग गए और वो यहाँ पे तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग गए और बदले में पेमेंट्स बिटकॉइन में लेने लग गए, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी थी जिसे अथॉरिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पे डार्क वेब पे क्रिमिनल्स की तादाद मुसलसल बढ़ने लग गई। एक तरफ ये क्रिमिनल्स के लिए अपनी प्रोडक्ट मैसिव स्केल पर ऑनलाइन बेचने और खरीदने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटीज़ ने भी डार्क वेब पर कड़ी नज़र जमा रखी थी। फैब 2011 को डार्क वेब की सबसे पहली ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च की जाती है, जिसे सिल्क रोड का नाम दिया गया, जहां दुनिया भर के क्रिमिनल्स इलीगल चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग का काम बहुत सीक्रेटली कर सकते थे। कुछ ही अरसे तक इस मार्केट प्लेस पर 50,000 से भी ज़्यादा कस्टमर हो गए और 2 साल गुजरने के बाद सिल्क रोड का ऑपरेटर रोज एल्बर्ट अथॉरिटीज़ के हाथों लग जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है और सिल्क रोड को बंद कर दिया जाता है। सिल्क रोड के बंद होने के 35 डेज बाद ही नई मार्केट प्लेस लॉन्च होती है, जिसे सिल्क रोड 2.0 का नाम दिया गया और ये मार्केट प्लेस 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाई। इसके बाद अगली डार्क मार्केट थी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पर चीज़ें खरीदने के लिए बायर्स को एवोल्यूशन के ऑपरेटर अकाउंट में बिटकॉइन की सूरत में पेमेंट करना होती थी और जैसे ही बायर को उसका सामान डिलीवर हो जाता था, एवोल्यूशन के ऑपरेटर अकाउंट से पेमेंट सेलर को सेंड कर दी जाती थी। एक टाइम पर एवोल्यूशन के ऑपरेटर अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स हुआ करती थी। अब यहाँ पर ऑपरेटर्स एग्जिट स्कैम करते हुए पेमेंट लेकर फरार हो जाते हैं। जैसे कि डार्क मार्केट का धंधा बहुत ज़्यादा चलने लग गया था और यहाँ पर एक्टिव कस्टमर्स की तादाद भी लाखों में हो चुकी थी और तमाम डार्क मार्केट्स ही किसी न किसी वजह से बंद हो चुकी थी। ये सब देखते हुए एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नवंबर 2014 को एक नई डार्क मार्केट लॉन्च करता है, जिसे अल्फाबे का नाम दिया गया। इस मार्केट के ऑपरेटर का नाम था अल्फा-O2। इस डार्क मार्केट प्लेस पर भी तमाम इलीगल चीज़ें, वेपन्स, ड्रग्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड डाटा, स्टोलन आइडेंटिटीज, मालवर्स और इवन के मनी लॉन्ड्रिंग तक की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लग गईं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस मार्केट पर बेचना सख्ती से मना था। चाइल्ड अब्यूज़, हिट एंड रन के मुतालिक डाटा और रशियन बैंकों से चुराई गई अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बेचना सख्ती से मना था। इसके पीछे शायद वजह ये हो सकती है कि अल्फा-O2 रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपने पीछे नहीं लगाना चाहता होगा, या शायद वो इन्वेस्टिगेटर्स को मिसलीड करने के लिए ये जाहिर कर रहा है कि वो रशियन है। अल्फाबे मुकम्मल तौर पे अमेज़न की तरह ही काम कर रही थी और यहाँ पर पेमेंट्स बिटकॉइन, मोनेरो या इथेरियम में ही की जा सकती थी। ये प्लेटफॉर्म बाकी तमाम डार्क मार्केट्स की निस्बत अच्छा खासा चलने लग गया और कंटिन्यूसली इस पर एक्टिव यूज़र्स की तादाद बढ़ती गई। 1 साल के अंदर ही वेबसाइट पर 4 लाख एक्टिव यूज़र्स थे और 80,000 सेलर्स।
2017 तक अल्फ़ाबे पर 3 लाख से भी ज़्यादा सेल करने के लिए आइटम्स अवेलेबल थे और अल्फ़ाबे पर 500,000 पर डे सेल हो रही थी। अल्फ़ाबे ने अल्फ़ा2 को यहाँ तक मल्टी मिलियनर बना दिया था और अब इस पॉइंट पे आके अल्फ़ाबे को हैंडल करने के लिए अल्फ़ा2 एक पूरी टीम हायर कर लेता है और इस पूरी टीम को डी स्नेक का नाम दिया गया और अब मुकम्मल तौर पे अल्फ़ाबे को डी स्नेक ऑपरेट करने लगती है। यहाँ तक सब कुछ अल्फ़ा2 के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अल्फ़ा2 अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स की नज़रों में भी आ चुका था और वो इस इन्वेस्टिगेशन में निकल चुके थे कि आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी डार्क मार्केट को रोल कर रहा है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फ़ा2 की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते थे और ना ही वो अल्फ़ाबे को हैक करके अल्फ़ाबे के सर्वर्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे, क्योंकि डार्क वेब को यूज़ करने के लिए टार ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है जो यूज़र की इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ किस्म के सर्वर से गुजारता रहता है, जिसकी वजह से यूज़र की बहुत सी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है। अब तक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को अल्फ़ा2 तक पहुंचने के लिए कोई खास क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन एक दिन अमेरिकन ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर जो अल्फ़ा2 को इन्वेस्टिगेट करने का काम कर रहे थे, उनके हाथों एक ईमेल लगती है। ये ईमेल होती है अल्फ़ाबे को अपने न्यू रजिस्टर्ड मेंबर को सेंड की गई वेलकम ईमेल और इस ईमेल में सेंडर की ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस और वो ईमेल एड्रेस ये था। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स इस ईमेल एड्रेस को लेकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं और इस ईमेल एड्रेस के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स को एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म skyrock.com पर एलेक्स के नाम से एक प्रोफाइल बनी मिलती है जो 2008 में बनाई गई थी और जैसे जैसे वो मजीद इन्वेस्टिगेट करते जाते हैं उन्हें क्लू मिलते ही जाते हैं और अब की बार इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा क्लू मिलता है जो अल्फ़ा2 को फंसा देने के लिए काफ़ी था। इस ईमेल के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स को एक वेबसाइट मिलती है जहां पर 2008 में ये इंसान पिक्चर से वायरस रिमूव करने की टिप्स दिया करता था और सरप्राइजिंगली इस वेबसाइट पर भी इसका यूज़र नेम अल्फ़ा2 ही था और साथ ही इस पोस्ट के बॉटम पे यही ईमेल एड्रेस मेंशन होता है और इसके साथ ही इसका फुल रियल नेम भी मेंशन होता है जो कि था अलेक्जेंड्रा केजेस। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स को इसका पेपाल अकाउंट भी मिलता है और ऐसे ही इन्वेस्टिगेटर्स फिर इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी तलाश कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को ये तो कंफर्म हो चुका था कि अल्फ़ा2 के पीछे अलेक्जेंड्रा केजेस है, लेकिन अब तक उन्हें केजेस की लोकेशन का अंदाज़ा नहीं था और केजेस के बारे में जब वो फेसबुक पर से छानबीन करते हैं तो उन्हें केजेस की वाइफ की फेसबुक प्रोफाइल मिलती है जो कि एक थाई वुमेन थी। बेसिकली केजेस कैनेडियन था, लेकिन इस फेसबुक प्रोफाइल से उन्हें ये क्लू मिलता है कि केजेस अपनी वाइफ के साथ बैंकॉक में है। अब इसके बाद जब अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स थाई अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि केजेस के नाम थाईलैंड में 3 प्रॉपर्टीज भी हैं। एक घर केजेस का गेटेड कम्युनिटी में था जहां वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। उसका दूसरा घर एक 5 मिलियन का विला होता है जो बैंकॉक में था और जबकि इसका तीसरा घर प्यूकेट आइलैंड पर था जिसकी वर्थ $3.5 मिलियन थी। इसके अलावा केजेस के पास कई सारी लग्जरी गाड़ियां भी थीं जिनमें लैम्बोर्गिनी, पोर्श, BMW वगैरह। अब यहाँ पे थाई अथॉरिटीज़ और US इन्वेस्टिगेटर्स केसेस को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और केसेस की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने लगते हैं। केसेस जहाँ कहीं भी जाता था अथॉरिटीज़ के लोग उसे फॉलो कर रहे होते थे। अब यहाँ तक दुनिया की तमाम अथॉरिटीज़ को यही लगता था कि अल्फ़ाबे सिर्फ वाहिद डार्क मार्केट प्लेस है, इसके अलावा और कोई नहीं। अथॉरिटीज़ को हैरानी तब होती है जब उन्हें ये जानने को मिलता है कि हांसा एक और डार्क मार्केट प्लेस है जो यूरोप से ऑपरेट की जा रही है और यूरोपियन अथॉरिटीज़ ने बहुत स्मार्टली वर्क करते हुए हांसा को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ तक कि हांसा के सर्वर्स की एग्जैक्ट लोकेशन भी जान ली जो लिथुआनिया में थे और यहाँ पर अगर यूरोपियन अथॉरिटीज़ चाहती तो हांसा को यहीं बंद कर सकती थी, लेकिन उन्हें इससे पहले इसके ऑपरेटर्स को पकड़ना था। यहाँ अब यूरोपियन अथॉरिटीज़ लिथुआनिया में हांसा के ऑपरेटर्स को पकड़ने के लिए प्लान बना रही होती हैं और उन्हें FBI की तरफ से अल्फ़ा2 को पकड़ने और अल्फ़ाबे को शट डाउन करने के ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है जिसे ऑपरेशन बेयोनेट का नाम दिया गया था। ये ऑपरेशन FBI और DEA लीड कर रहे थे, लेकिन उनके साथ 8 और कंट्रीज की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कोऑपरेट कर रही थी इंक्लूडिंग यूरोपोल और FBI ने यूरोपोल्स को लिथुआनिया में हांसा पर स्ट्राइक करने और उसे शट डाउन करने से इसलिए मना किया था कि उन्हें पहले अल्फ़ाबे को शट डाउन करना था और जब भी कोई डार्क मार्केट प्लेस किसी वजह से बंद होती है तो उसके तमाम एक्टिव कस्टमर्स दूसरी डार्क मार्केट प्लेस पर शिफ्ट करने लगते हैं
अल्फा बे के बंद होने के बाद इसके तमाम कस्टमर्स हांसा पर ही शिफ्ट होने वाले थे और ये इन अथॉरिटीज के पास इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो डार्क मार्केट प्लेसेस पर इल्लीगल चीजों की बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। अब यहाँ पर अथॉरिटीज ने हांसा और अल्फा बे के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। 20 जून 2017 प्लान ए में यूरोपियन अथॉरिटीज लिथुआनिया में हांसा के ऑपरेटर्स को पकड़ने के लिए स्ट्राइक करती हैं और हांसा के 2 ऑपरेटर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये दोनों ऑपरेटर्स अपने किसी साथी को वार्न तक न कर सके। और अब हांसा मार्केट मुकम्मल तौर पर यूरोपियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में थी और डार्क वेब पर इस बात का किसी को भी इल्म न था। प्लान ए यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और 5 जुलाई 2017 को प्लान बी में अल्फा और 2 यानी कि अलेक्जेंड्रा केजेस को पकड़ने का प्लान बनाया जाता है। केजेस इस वक्त अपने घर में बैठकर अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अथॉरिटीज चाहती तो उसे सीधा उसके घर में जाकर पकड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसको पकड़ने का एक और प्लान बनाती हैं। एक FBI एजेंट कार चलाकर केजेस के घर के सामने से गुजर रहा होता है और टर्न करते हुए जानबूझकर केजेस के घर के मेन गेट में गाड़ी मार देता है। केजेस जो कि अपने घर पे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहा होता है, वो अपना कंप्यूटर अनलॉक्ड छोड़कर ये एक्सीडेंट देखने के लिए अपने घर से बाहर आता है और उसके घर से बाहर आते ही अथॉरिटीज के लोग उसे दबोच लेते हैं क्योंकि अथॉरिटीज को अल्फा बे तक एक्सेस हासिल करने के लिए हर सूरत केजेस का लैपटॉप अनलॉक्ड चाहिए था और अगर उन्हें लैपटॉप लॉक्ड मिलता तो उनके लिए अल्फा बे तक अप्रोच करना काफी मुश्किल हो सकता था। अथॉरिटी ऑफिसर्स जब केसेस के बेडरूम में आते हैं तो उन्हें न सिर्फ लैपटॉप अनलॉक मिलता है बल्कि अल्फा बे वेबसाइट लॉग्ड इन मिलती है और उन्हें केसेस के लैपटॉप से अल्फा बे के सर्वर्स के कई सारे पासवर्ड भी मिलते हैं। और अगर इस टाइम पर केसेस की नेटवर्थ की बात करें तो वो थी $23 मिलियन। अथॉरिटीज केसेस की तमाम प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर लेती हैं और केसेस को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और एक हफ्ते बाद 12 जुलाई 2017 को केसेस कस्टडी में ही सुसाइड कर लेता है। अल्फा बे को अथॉरिटीज की तरफ से शट डाउन कर दिया गया और इसके बाद इसके एक्टिव कस्टमर्स दूसरी डार्क मार्केट्स पर शिफ्ट करने लगते हैं, इंक्लूडिंग हांसा। यूरोपुल्स लाखों क्रिमिनल्स को हांसा पर ट्रेड करते हुए देख रही होती और वो तमाम क्रिमिनल्स का डाटा कलेक्ट करके 12 जुलाई 2017 को हांसा मार्केट प्लेस को भी शट डाउन कर देती है और इसी दिन US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस दुनिया की सबसे बड़ी डार्क मार्केट प्लेस अल्फा बे और हांसा को शट डाउन करने का ऐलान कर देती है। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. और इस सब के बाद भी डार्क वेब मार्केट्स कभी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई। शॉर्टकट से पैसा कमाने वाले लोग हमेशा ही एक के बाद एक डार्क मार्केट लॉन्च करते रहे हैं और अथॉरिटीज़ ने उन्हें हर बार ही मायूस किया है। अल्फा बे के बाद अगली बड़ी डार्क वेब मार्केट प्लेस एक रशियन डार्क मार्केट प्लेस हाइड्रा थी और यही थी दुनिया की सबसे बड़ी डार्क मार्केट प्लेस जो कि अल्फा बे से 2 गुना बड़ी बन चुकी थी और 2021 में इसे भी जर्मन और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने अपने कंट्रोल में लेते हुए शट डाउन कर दिया। इसके बाद भी ये सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। अल्फा और 2 ने अल्फा बे को ऑपरेट करने के लिए एक टीम हायर की थी जिसे डिस्नेक का नाम दिया गया था और अब की बार 2021 में डिस्नेक ने अल्फा बे को रिलॉन्च कर दिया है और आज की तारीख तक ये डार्क मार्केट अथॉरिटीज को चैलेंज करके डार्क वेब पर तमाम इल्लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। आपकी डार्क मार्केट प्लेसेस के बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।